रात के 2 बज रहे थे। दिल्ली के एक छोटे से कमरे में एक आदमी बैठा था। सामने लैपटॉप खुला था। उंगलियां कीबोर्ड पर थीं। वो एक ईमेल लिख रहा था। सब्जेक्ट लाइन, मैसेज ऑफ डेथ। उसने लिखा, ठीक 5 मिनट बाद दिल्ली में धमाके होंगे। ईमेल भेज दी, लैपटॉप बंद किया और वो कमरे से निकल गया। अगले 5 मिनट में दिल्ली के 5 अलग अलग हिस्सों में 5 बम फटे। 30 लोग मर गए, 135 घायल हुए। लेकिन ये असली कहानी नहीं है। असली कहानी वो है जो उस रात किसी को नहीं पता चली। उस रात दिल्ली में 4 और बम थे जो फटे नहीं, और जब जांचकर्ताओं ने उन्हें देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये बम बाजारों के लिए नहीं थे, पार्कों के लिए नहीं थे। ये बम उस जगह के लिए थे जहां उस वक्त लाखों लोग सफर कर रहे थे। दिल्ली मेट्रो। सोचिए एक पल के लिए, एक भूमिगत सुरंग, बंद जगह, लाखों लोग और एक बड़ा धमाका। बाहर निकलने के रास्ते बंद, धुआं, अंधेरा, भगदड़। ये सिर्फ एक हमला नहीं होता, ये भारत का 9/11 होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, ये जानना जरूरी है, क्योंकि इस सवाल का जवाब एक ऐसी कहानी है जो शायद आपने कभी पूरी नहीं सुनी। तो चलिए उस रात में वापस चलते हैं। 13 सितंबर 2008, शाम के ठीक 6:34। दिल्ली का 12 खंबा रोड। शुक्रवार की शाम थी। दफ्तर से घर लौट रहे लोग, बाजार में खरीदारी करते परिवार, चाय की दुकानों पर बैठे दोस्त, बच्चे स्कूल से लौट रहे थे। हर तरफ जिंदगी की आम रौनक। किसी को कोई अंदेशा नहीं था। और फिर जमीन कांप उठी। एक धमाका, हवा में आग और धुएं का गुबार। लोग चीखते हुए भागे। 1 मिनट बाद दूसरा धमाका, कॉनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में, जो दिल्ली मेट्रो के सबसे बड़े स्टेशंस में से एक के ऊपर बना था। फिर ग्रेटर कैलाश में तीसरा, फिर गफ्फार मार्केट में चौथा, फिर नंदनगरी में 5वां। 5 मिनट, 5 धमाके, 5 अलग अलग जगहें। 30 निर्दोष लोग मारे गए, 135 से ज्यादा घायल हुए। कुछ की आंखें गईं, कुछ के हाथ पांव, कुछ अपनी मां का इंतजार करते करते अस्पताल में चले गए। टीवी चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। पूरा देश सदमे में था। लेकिन उसी वक्त दिल्ली पुलिस के कुछ अफसरों के हाथ में एक ऐसी जानकारी आई जिसने उनकी नींद उड़ा दी। धमाकों के कुछ घंटों बाद बॉम्ब डिस्पोजल टीम्स जब तफ्तीश कर रही थीं, तब इंडिया गेट के पास एक संदिग्ध बैग मिला। उसके अंदर एक लाइव बम था जो फटा नहीं था। फिर रीगल सिनेमा के बाहर एक और, फिर कॉनॉट प्लेस में एक और, फिर संसद मार्ग पर एक और। 4 बम, सब लाइव, सब निष्क्रिय। बॉम्ब डिस्पोजल टीम के एक अफसर ने जब पहले बम को खोला तो उन्होंने देखा कि यह कोई साधारण आईईडी नहीं था। इसकी बनावट सोफिस्टिकेटेड थी, टाइमर लगा था, और ये उस तरह का बम था जो बंद जगहों में, यानी सुरंगों में, स्टेशंस में सबसे ज्यादा तबाही मचाता है। बम की लोकेशन देखिए, सेंट्रल पार्क, कॉनॉट प्लेस, संसद मार्ग। ये सब दिल्ली मेट्रो के सबसे व्यस्त स्टेशंस के ऊपर या बगल में थे। ये इत्तेफाक नहीं था, ये एक सोची समझी योजना थी। पहले बाहर धमाके करो, लोगों में दहशत फैलाओ, और जब भागते हुए लोग मेट्रो में घुसें तब असली वार करो। मेट्रो के अंदर, भूमिगत, जहां से भागना मुश्किल हो, जहां धुएं और अंधेरे में हजारों लोग एक साथ दब जाएं। अगर ये प्लान पूरा हो जाता तो उस शाम दिल्ली का इतिहास बदल जाता। लेकिन किसी ने उस रात एक सवाल पूछा, ये बम किसने बनाए? कौन है इस साजिश के पीछे? और वो कहां है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। 2008 का साल भारत के लिए किसी दुस्वप्न से कम नहीं था। मई में जयपुर, 9 बम, 80 मौतें। शहर के सबसे भीड़भाड़ वाले बाजारों में लोग साइकिलों पर, रिक्शों पर, पैदल, और अचानक सब कुछ उड़ गया। जुलाई में अहमदाबाद, 21 धमाके, 56 लोगों की जान, 70 मिनट के अंदर पूरे शहर में। उससे एक दिन पहले बेंगलोर, सीरियल ब्लास्ट्स, और अब सितंबर में दिल्ली। हर बार धमाकों से कुछ मिनट पहले एक ईमेल आती थी। सब्जेक्ट, मैसेज ऑफ डेथ। भेजने वाले का नाम इंडियन मुजाहिदीन। ये नाम 2008 में पहली बार सामने आया था, और इस नाम ने इंटेलिजेंस एजेंसीज को कंफ्यूज कर दिया था, क्योंकि ये भारतीय लगता था, भारतीय मुसलमानों का संगठन। लेकिन सच्चाई बहुत गहरी थी और बहुत खतरनाक। इंडियन मुजाहिदीन की कहानी शुरू होती है
कर्नाटक के एक छोटे से तटीय शहर भटकल से। अगर आप गूगल मैप्स पर देखें तो भटकल अरब सागर के किनारे एक छोटा सा शहर है। नारियल के पेड़, समुद्र की लहरें, शांत माहौल। लेकिन इसी शांत शहर में एक तूफान पल रहा था। रियाज शहबंदरी, जिसे दुनिया रियाज भटकल के नाम से जानती है, सिमी यानी स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया का सक्रिय सदस्य था। पढ़ा लिखा, चालाक और लोगों को अपनी बात मनवाने में माहिर। 2001 में जब भारत सरकार ने सिमी पर बैन लगाया तो रियाज भटकल के दिमाग में एक आइडिया आया। अगर संगठन बैन हो गया तो नया संगठन बनाओ, ऐसा जो अंडरग्राउंड काम करे, ऐसा जो पकड़ में ना आए, ऐसा जो भारत के अंदर से भारत को तोड़े। 2003-2004 के बीच उसने अपने भाई इकबाल भटकल और कुछ और साथियों के साथ मिलकर बैठकें शुरू की, भटकल के समुद्र तट पर, तैराकी के बहाने, हाइकिंग के बहाने। और इन्हीं बैठकों में जन्म हुआ इंडियन मुजाहिदीन का। लेकिन एक बात थी जो रियाज भटकल अकेले नहीं कर सकता था, फंडिंग और ट्रेनिंग। और यहीं आई ISI। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की एक पुरानी स्ट्रैटेजी थी, भारत को बाहर से तोड़ना मुश्किल है तो अंदर से तोड़ो। कश्मीर में ये स्ट्रैटेजी चल रही थी, लेकिन ISI चाहती थी कि ये आग सिर्फ कश्मीर तक ना रहे, बल्कि दिल्ली तक, मुंबई तक, हैदराबाद तक पहुंचे। इसके लिए एक ऐसा संगठन चाहिए था जो भारतीय मुसलमानों से बना हो, ताकि पाकिस्तान पर सीधे उंगली न उठे, ताकि ये भारत की आंतरिक समस्या लगे। रियाज भटकल ISI के लिए परफेक्ट था। जांच एजेंसियों के मुताबिक ISI ने रियाज भटकल को पाकिस्तान बुलाया, उसे ट्रेनिंग दी, उसे पैसे दिए और उसे एक काम सौंपा, भारत के अंदर जाओ, नेटवर्क बनाओ और जब कहें हमला करो। रियाज भटकल वापस आया और उसने काम शुरू किया। संगठन के भीतर काम का बंटवारा था। रियाज और इकबाल भटकल नेतृत्व, ISI से सीधा संपर्क, पाकिस्तान से पैसे लाना। अब्दुल सुबहान कुरैशी उर्फ तौकीर, मीडिया सेल, धमाकों से पहले ईमेल भेजना, दहशत फैलाना। ये तौकीर IT में ट्रेंड था, ईमेल्स इस तरह भेजता था कि ट्रेस करना मुश्किल हो। यासीन भटकल, ऑपरेशंस का दिमाग, बॉम्ब्स बनाना, लॉजिस्टिक्स, मॉड्यूल्स को कोऑर्डिनेट करना। इसे संगठन का सबसे खतरनाक आदमी माना जाता था। और उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से बने एक मॉड्यूल का प्रमुख था आतिफ अमीन। ये वही आतिफ अमीन था जिसे दिल्ली धमाकों का ग्राउंड कमांडर माना जाता था। और यही आतिफ अमीन 13 सितंबर की रात के बाद दिल्ली में कहीं छुपा हुआ था। धमाकों के अगले दिन से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने काम शुरू किया। स्पेशल सेल ये कोई साधारण पुलिस यूनिट नहीं है, ये दिल्ली पुलिस का वो हिस्सा है जो सबसे खतरनाक आतंकवादी मामलों को हैंडल करती है। इनके पास इंटेलिजेंस होती है, कॉन्टैक्ट्स होते हैं और हर तरह के अंडरकवर ऑपरेशन का अनुभव होता है। इस टीम का नेतृत्व कर रहे थे इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा। मोहनचंद शर्मा उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के रहने वाले, 1989 में दिल्ली पुलिस में भर्ती, तब से लेकर अब तक हर बड़े आतंकवादी मामले में सबसे आगे। उनके साथी कहते थे शर्मा जी को मौत का डर नहीं था, वो हमेशा टीम के सबसे आगे चलते थे और इस बार भी वो सबसे आगे थे। 6 दिन बाद 19 सितंबर 2008 सुबह के करीब 10:30 बजे स्पेशल सेल को एक खुफिया सूचना मिली। दिल्ली के ओखला इलाके में जामिया नगर का बटला हाउस, L18 ब्लॉक, फ्लैट नंबर 108। सूचना थी दिल्ली धमाकों से जुड़े संदिग्ध आतिफ अमीन और उसके साथी यहां छुपे हैं। इंस्पेक्टर शर्मा ने टीम बुलाई, 7 लोग, प्लान बना और वो निकल पड़े। उस दिन गर्मी बहुत थी। इंस्पेक्टर शर्मा ने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी। शायद उन्हें अंदाजा नहीं था, या शायद था कि अंदर क्या इंतजार कर रहा है। टीम इमारत में दाखिल हुई, सीढ़ियां चढ़ने लगी। पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, फ्लैट 108 के सामने पहुंचे। इंस्पेक्टर शर्मा सबसे आगे थे और जैसे ही उन्होंने दरवाजा खटखटाया, अंदर से गोलियां चलने लगी। अचानक, बिना रुके, टीम ने कवर लिया, जवाबी फायरिंग शुरू हुई। 20 मिनट तक मुठभेड़ चली, उस 4 मंजिला इमारत की सीढ़ियों पर, एक छोटे से L आकार के कॉरिडोर में। 20 मिनट जो शायद उन सब के लिए 20 घंटे जैसे लगे। जब धुआं छटा, आतिफ अमीन और मोहम्मद साजिद मारे जा चुके थे। 2 और गिरफ्तार हो गए थे, लेकिन एक शख्स जो बाद में यासीन भटकल निकला, मुठभेड़ शुरू होने से ठीक पहले पिछले रास्ते से फरार हो गया था। और इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा, गोलियां लगी थीं, पेट में, जांघ में, बाह में। उन्हें होली फैमिली हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वो बचे नहीं। उसी दिन, उसी शाम, इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा शहीद हो गए। घर में उनकी पत्नी थी, बच्चे थे, एक माँ थी जो अल्मोड़ा में बेटे का इंतजार करती थी। 26 जनवरी 2009 को उन्हें भारत के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया, मरणोपरांत।
बाटला हाउस मुठभेड़ ने इंडियन मुजाहिदीन की दिल्ली नेटवर्क की कमर तोड़ दी। लेकिन ये अंत नहीं था। यासीन भटकल, जो उस दिन बच निकला था, अगले 5 साल तक भारत की हर एजेंसी को चकमा देता रहा। वो नेपाल में एक ग्रीक डॉक्टर के भेस में रहा, अलग अलग नाम रखे, इमरान, शाहरुख, यूसुफ, अलग अलग शहरों में अलग अलग आइडेंटिटीज के साथ। और इस दौरान उसने एक के बाद एक हमले करवाए। 2010 पुणे का जर्मन बेकरी धमाका, 17 मौतें। वो कैफे जहां फॉरेनर्स और यंग इंडियंस बैठते थे, एक झटके में राख। 2011 मुंबई सीरियल ब्लास्ट्स, ट्रेन स्टेशंस पर रश आवर में। 2011 दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर बॉम्ब, वकीलों और आम नागरिकों के बीच। 2013 हैदराबाद के दोहरे धमाके, 17 लोग मारे गए। दिलसुख नगर का वो बाजार जहां शाम को परिवार घूमने आते थे। यासीन भटकल हर जगह था, लेकिन कहीं नहीं था। रियाज भटकल और इकबाल भटकल बाटला हाउस मुठभेड़ के तुरंत बाद पाकिस्तान भाग गए, कराची में बस गए, आईएसआई की छत्रछाया में। जांच एजेंसियों के मुताबिक रियाज भटकल कराची में एक बड़े घर में रहता था। बाहर सुरक्षाकर्मी, आईएसआई का संरक्षण, पैसों की कोई कमी नहीं। भारत ने पाकिस्तान को लिस्ट दी, ये लोग तुम्हारे यहां हैं, इन्हें सौंपो। पाकिस्तान का जवाब, हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं। ये वही पाकिस्तान था जिसने ओसामा बिन लादेन को भी नहीं जानता था कहा था, जब तक अमेरिकन कमांडोज उसके घर में नहीं घुस गए। यासीन भटकल का अंत आया 28 अगस्त 2013 को, बिहार के रक्सौल के पास, भारत नेपाल सीमा। 5 साल से ज्यादा वो भाग रहा था। एनआईए, आईबी, स्टेट पुलिस सब उसके पीछे थे। लेकिन उस दिन उसने एक गलती की, अपनी पत्नी को फोन किया, सिर्फ ये बताने के लिए कि उसने उसके लिए कुछ पैसे रखे हैं। फोन ट्रैक हुआ, लोकेशन मिली, एनआईए और बिहार पुलिस ने घेरा डाला। यासीन भटकल, इंडियन मुजाहिदीन का सबसे खतरनाक ऑपरेटिव, गिरफ्तार हो गया। 2016 में हैदराबाद धमाकों के मामले में उसे मौत की सजा सुनाई गई। अब्दुल सुबहान कुरैशी, वो जो मैसेज ऑफ डेथ ईमेल भेजता था, उसे 2018 में गिरफ्तार किया गया। आरिस खान, जो बाटला हाउस से भाग गया था, 2021 में उसे भी मौत की सजा मिली। हालांकि 2023 में दिल्ली हाई कोर्ट ने उसे उम्र कैद में बदल दिया। रियाज और इकबाल भटकल आज भी पाकिस्तान में हैं। भारत की 50 मोस्ट वांटेड लिस्ट में उनका नाम है। पाकिस्तान ने उन्हें आज तक नहीं सौंपा। 2010 में भारत सरकार ने इंडियन मुजाहिदीन को ऑफिशियली आतंकी संगठन घोषित कर बैन कर दिया। अब एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, 13 सितंबर 2008 की उस शाम अगर वो 4 बॉम्ब भी फट गए होते, अगर दिल्ली मेट्रो के किसी अंडरग्राउंड स्टेशन में रश आवर में एक बड़ा धमाका हुआ होता, लाखों लोग, बंद जगह, धुआं, अंधेरा, कोई रास्ता नहीं, ये सोचना भी मुश्किल है। लेकिन ये नहीं हुआ। इसलिए नहीं कि आतंकियों ने इरादा बदला, बल्कि इसलिए कि कुछ टाइमर्स ने काम नहीं किया, इसलिए कि बॉम्ब डिस्पोजल टीम ने वक्त रहते 4 बॉम्ब निष्क्रिय किए, इसलिए कि स्पेशल सेल ने 6 दिनों में आतिफ अमीन को ढूंढ निकाला, और इसलिए क्योंकि एक पुलिस अफसर उस दरवाजे तक पहुंचा, बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के, ये जानते हुए कि अंदर क्या है। इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा का नाम उतने लोग नहीं जानते जितने जानने चाहिए। कोई उनके नाम पर स्टेडियम नहीं है, कोई बड़ी फिल्म नहीं बनी, कोई चौक उनके नाम पर नहीं, बस एक पदक है, अशोक चक्र, जो उनकी पत्नी ने 26 जनवरी को राष्ट्रपति के हाथों से लिया। जब भी आप दिल्ली मेट्रो में सफ़र करें, खिड़की से बाहर देखें, उन स्टेशंस को देखें जहां रोज लाखों लोग आते जाते हैं, और एक बार, सिर्फ एक बार उस आदमी को याद करें जिसने अपनी जान देकर ये सफ़र आपके लिए महफूज रखा।